नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि इंस्टीट्यूट पर। तो आप लोग अपनी तैयारी कैसे कर रहे हैं? यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है, आपके तैयारी में कुछ मदद कर रही है, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हम पुनः आप लोगों के लिए बाल विकास की क्लास लेकर के आ गए हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे अपना पहला सवाल। हमारा पहला सवाल कह रहा है, बिग व हंट के अनुसार किसकी विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। यह किसके लिए है? यह क्या शैशवावस्था के लिए है, बाल्यावस्था के लिए है, किशोरावस्था के लिए है या प्रौढ़ावस्था के लिए? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, किशोरावस्था के लिए है। ठीक है ना। हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? हमारा अगला सवाल कह रहा है कि एक बालक जिसकी बुद्धिलब्धि 105 है, उसे स्वीकृत वर्गीकृत किया गया है। सर्वश्रेष्ठ बुद्धि, सामान्य से अधिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि। तो बुद्धि को मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया है। 0 से 25 वाले को जड़ बुद्धि कहते हैं। फिर 25 से लेकर के 69 तक को मंद बुद्धि कहते हैं। फिर इसके बाद मंद बुद्धि कहते हैं। फिर 70 से लेकर के मूढ़ बुद्धि कहते हैं। 70 से लेकर के 90 के बीच में जड़ ये मंद बुद्धि कहते हैं। और 90 से लेकर के 105 तक की बुद्धि को हम क्या कहते हैं? सामान्य बुद्धि कहते हैं। 105 से ऊपर के हम श्रेष्ठ बुद्धि कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है सही हो जाएगा, सामान्य बुद्धि। हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के किस क्षेत्र में शोध किया है? ये ज्ञानात्मक में, शारीरिक में, नैतिक में, गामा में। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस पर किया था? नैतिकता का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया है? नैतिकता का सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया कि बालक का विकास जो होता है समाज के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? समाज में रहकर ही सीखता है। हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कर रहा है कि सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे बच्चे, उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है, को डैश सहायता करना चाहिए। जो बालक आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके पास पैसे का अभाव है, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, उनको किस प्रकार से सहायता करनी चाहिए? इनका स्व अधिकार मॉडल, अधिगम मॉडल देना चाहिए, विभेद निर्देश, पाठ्य चर्चा का विस्तार, संज्ञात्मक वर्गीकरण। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, स्व अधिगम मॉडल देना चाहिए। हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि एक कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता के क्षेत्र हो सकते हैं। रुचियों पे, हाँ, कई बालक जो हैं रुचियों के प्रति अलग अलग भाव रखते हैं। हर बालक की रुचियां अलग है। किसी को सेब खाना पसंद है, किसी को केला खाना पसंद है, हर प्रकार की रुचि, किसी को टीवी देखना पसंद है, किसी को मैच देखना पसंद है। सबकी रुचियां अलग अलग है। सीखने की, हाँ, सीखने की तरीके भी उनके अलग अलग होते हैं। कोई जल्दी सीख जाता है, कोई धीरे धीरे सीखता है। चरित्र पर भी उनका अच्छा है। हर बालक का चरित्र अलग अलग होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले सवाल पर। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है ना। अब चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि को बताया। किसको नहीं बताया? भाषा को बताया है, अंतर्वैयक्तिक कौशल को, ये भी अंतर्वैयक्तिक कौशल को ये भी बताया, लेकिन सृजनात्मक बुद्धि के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? बच्चों का विकास के बारे में जानना, शिक्षक उसके बारे में जान सके कि कितना बालक सीखा है, कितना नहीं सीखा है, और फिर उसके बारे में विचार करे कि बालक जो सीखा है क्या मूर्त रूप से सीखा है या अमूर्त रूप से सीखा है, उसके ज्ञान में कितना नैतिकता है या नैतिकता है, जो उसमें कमी रह गई उसको सुधार सके। ये सब क्या है?
ये मूल्यांकन के एक उद्देश्य है। बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, ये भी एक मूल्यांकन का उद्देश्य है। बच्चे क्या सीखे हैं यह जानना, ये भी मूल्यांकन का उद्देश्य है। बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, ये भी मूल्यांकन का उद्देश्य है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी सही हो जाएगा। हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक प्रक्रिया और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? बालक जो है अमूर्त रूप से कब सोचता है? तो इन्होंने 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई। सबसे पहली क्या होती है? इंद्रियगामक अवस्था, संवेदी अवस्था, फिर दूसरा क्या होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फिर औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है सही हो जाएगा। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष की बालक में जो है अमूर्त रूप से बुद्धि का चिंतन करने लगता है। ठीक है ना, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा सीखना स्थायी होता है? किस प्रकार से बालक सीखे कि उसका जो सीखे वह स्थायी हो जाए, उसके दिमाग से कभी गायब ही ना हो। ठीक है ना, तो इसमें से क्या रटने को तो बाल विकास सीधे मना करता है कि रटना बिल्कुल नहीं, सुनकर हो सकता है, समझकर, देखकर। इसमें सबसे बेहतर है समझकर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। हम चलते हैं आज के अंतिम सवाल पर। आज का हमारा अंतिम सवाल कह रहा है कि एक 13 वर्षीय बालक बात बात पर अपने बड़ों से झगड़ने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, वह किस अवस्था में है? एक जो 13 वर्षीय बालक है वह अपने परिवार में सबसे झगड़ता रहता है, बात बात में लड़ने लगता है, वह किसी की बात नहीं मानता, अपने आप को सही साबित करने में लगा रहता है, तो वह किस अवस्था में है? वह प्रारंभिक वाली अवस्था में। भाई छोटा छोटा बालक लड़ेगा थोड़ी, 13 वर्ष का बालक है, सीधे किस में जाएगा? किशोर अवस्था में जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इसी तरह मैं और बेहतर सवाल लाता रहूंगा और आप लोगों को परीक्षा में मदद कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो हम अपना सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।